नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बांदा। बांदा जिले से ठीक थोड़ी ही दूर पर एकदम नजदीक में ही एक शहर है, छोटा सा कस्बा टाइप में। उसी कस्बे से सटा हुआ एक इलाका पड़ता है, उसी इलाके की ये घटना है। ये घटना श्यामलाल के जीवन से जुड़ी हुई है। श्याम, जिसका नाम पूरा तो श्यामलाल होता है, लेकिन लोग प्यार से श्याम श्याम कहकर पुकारते हैं। श्याम की उम्र जो होती है 37 साल होती है और ये कोलकाता में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है सुपरवाइजर की, जहां इसकी सैलरी अप्रॉक्स 30-32 हजार रुपये थी। श्याम अपने माता पिता का इकलौता संतान था। माता पिता यही कहते हैं कि बेटा तुम बिल्कुल मत परेशान हो, हम लोग परिवार को संभाल लेंगे। आर्थिक स्थिति हम लोगों की इतनी गड़बड़ है कि अकेले कमाने वाले तुम ही हो, तो तुम सिर्फ चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो, पैसे कमाने पर ध्यान दो। श्याम भी माता पिता का सेवा करना चाहता था। इसने तत्कालीन में एक शादी की और शादी वादी जब कर लिया तो इसके जीवन में वो लड़की आती है, उसका नाम राखी होता है। उम्र इसका यही कोई 33 साल होती है राखी का। तो राखी की उम्र 33 साल, श्याम की उम्र 37 साल। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी खासी थी, ठीक ठाक शादी के रस्म रिवाज सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से निपट गए। काफी दिन तक अपना सब कुछ चलता रहा, कोई दिक्कत परिवार में नहीं चला। श्याम कई बार कोलकाता से बांदा जिले में आया गया भी, मतलब अपने गांव, कोई परेशानी नहीं। पत्नी से यही कहता कुछ दिन का और वक्त दो मुझे, कई 2-4 साल के अंदर सब कुछ सेटलमेंट कर दूंगा। मेरी सैलरी हो सकता है तब तक 50-55 हजार रुपये हो जाए। और कंपनी बात कर रही है मुझे एक मतलब होम देने के लिए, घर देने के लिए, जहां मैं अपने परिवार को लेकर रह सकता हूं। तो राखी जब अपने पति श्याम की जुबान से सारी चीजें सुनती तो उसको बड़ा अच्छा लगता कि चलो 2-4 साल की बात है, कष्ट तो कट ही जाएगा। उसके बाद आराम से फिर श्याम के साथ रहेंगे, हम अपने बच्चों के साथ वहीं नाम लिखा देंगे, वहीं पढ़ाएंगे। लेकिन इधर अब घर में कुछ अलग ही रूट मुड़ने वाला था। अचानक श्याम की जो माँ होती है, जिनका नाम विंध्या होता है, उम्र यही कोई 57-58 साल होती है, इनको फालिज की बीमारी हो गई, बहुत समस्या हो गई। कहते हैं फालिज की समस्या जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो इंसान मरने के कगार पे हो जाता है, यानी कि जिससे आप अधमरा से भी ज्यादा मरा हुआ मान सकते हो। श्याम अनान फनान जब ये बात को सुनता है कि उसकी माँ को फालिज मार दिया, उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया है। श्याम के पिता, जिनका नाम होता है नारायण लाल, उम्र 61 वर्ष होती है, तो वही बेचारे घर पे थे। तो वही लेकर अपनी पत्नी यानी कि श्याम की माँ विंध्या को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। उसके बाद श्याम के पास फोन करते हैं कि बेटा, माँ की तेरी हालत खराब है बहुत ज्यादा, तू चला घर, कुछ पैसे वगैरह हो अगर तो उसको भी ले आना, क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ेगी, हम लोग इस समय हॉस्पिटल में हैं। श्याम अपने पिता से कहता है नारायण लाल से, आप बिल्कुल मत परेशान हो पिताजी, मैं कर्ज ले लूंगा, कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी गिरो रख दूंगा, माँ को मैं कुछ होने नहीं दूंगा, उसको मैं सही कर दूंगा। ये बात कहते हुए तुरंत वहां से फ्लाइट लेता है और डायरेक्ट आ जाता है अपने गांव के लिए। और गांव पे जब ये आ जाता है, वहां से हॉस्पिटल के लिए जाता है। हॉस्पिटल पे अपने माँ का इलाज वगैरह करता है। डॉक्टर कहते हैं देखो दवा इलाज चलाओ, कुछ दिन नहीं कहा जा सकता, महीने भर, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल भी चल सकती है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। दवा आप खिलाओ, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल से ये लोग घर लेके आ जाते हैं। अब श्याम जब घर पे कुछ दिन रुक जाता है, लेकिन जब उसको लगता है कि माँ की स्थिति अब बहुत अच्छी नहीं है, माँ सिर्फ बिस्तर पे ही पड़ी रहती है, यहाँ तक कि जो भी क्रियाक्रम होते हैं वो बिस्तर पे भी हो जाते थे। तो जो श्याम की पत्नी राखी होती थी, साफ सफाई सब कुछ का ध्यान वही रखती थी। एक तरह से बेटी वाला पूरा फर्ज वो बहू बनकर निभा रही थी। उसके बाद श्याम ने जब देखा कुछ बदलने वाला नहीं है माँ की तबीयत में, फिर वो अपने काम के लिए कोलकाता निकल जाता है। कोलकाता निकल जाता है। इधर धीरे धीरे करके जो नारायण लाल होता है वो भी अपने पत्नी से थोड़ा दूर ही रहता है, क्योंकि बीमार इंसान के पास कौन रहना चाहता है। सिर्फ उसको दवाइयां खिला देता है कि दवा खा लो, फिर बहू को अपने बुलाता, राखी इसको दवा ला के खिला दो, बोलना मत। यही सारी बातें चलती है। धीरे धीरे करके अब नारायण लाल अकेला पड़ने लगा, क्योंकि पत्नी से भी कोई बातें शेयर नहीं कर सकता, कुछ बात नहीं कर सकता। घर पे अगर बात करने के लिए कोई थी तो वो राखी थी, तो राखी से या तो कुछ बात करे, तो राखी से भी बात नहीं कर पा रहा था। इसलिए धीरे धीरे करके अब ये शराब का आदी बनता हुआ जा रहा था। ठेके पे जाता, वहां पे अपने 2-4 जिगरी यारों को बैठाता, शराब पीता, शराब पीने के बाद नशे में टल्ली होकर घर पे आता। धीरे धीरे करके ये सारा सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन राखी रात में तकरीबन 11 बजे अपने आंगन में, घर के आंगन में चारपाई यानी कि बिस्तर लगाकर सोई हुई थी। क्योंकि गर्मी का वक्त था तो वो उस समय छत से थोड़ी थोड़ी बूंदीबांदी हो रही थी, तो वो अपने आंगन में चली जाती है, वहां चारपाई पे कपड़ा वगैरह सब कुछ मतलब बिस्तर लगा करके वहीं लेट जाती है। और इधर ये नारायण लाल, उसके बाद जब ये देखता है
धीरे धीरे करके ये जाता है, नशे में तो एकदम फिट था, उसके बाद अपने बहू राखी के पास जाता है, कहता है मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ अनहोनी होने वाला है। राखी कहती है कि आप बिल्कुल मत परेशान हो, कुछ अनहोनी नहीं होगा, सब कुछ ऊपर वाले ने चाहा तो सही हो जाएगा, पिताजी रिलैक्स रहो। ये सारी बात अपने बहू राखी से बैठकर वो कर ही रहा था, लेकिन मन में उसके कुछ और चल रहा था। धीरे धीरे वो राखी के ऊपर हाथ डालने लगा। राखी को थोड़ा बुरा तो लगा, उसके बाद राखी ने इस पे ऐतराज जताया। उसके बाद वो राखी के कुछ बातों को इग्नोर करने के बाद राखी के साथ गलत काम कर देता है। गलत काम कर देने के बाद राखी को बड़ा बुरा भला लगा। राखी ने एक पल तो सोचा कि वो अपने आप को खत्म कर ले, लेकिन फिर उसने सोचा नहीं, ये गलत होगा। धीरे धीरे करके राखी ने वार्निंग दिया, दोबारा से होगा, तिबारा से होगा, लेकिन ये धमकी देकर कि तुझको भी मार दूंगा, तेरी सासू माँ को मार दूंगा, तेरे पति को भी मार दूंगा, घर में किसी को नहीं बख्शूंगा अगर तूने मेरी बात नहीं मानी। राखी अब मजबूर हो गई, क्योंकि औरतें बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पाती, वो मजबूरी का सिर्फ रोना रो सकती हैं। राखी मजबूर हो गई। मजबूरी में इसी तरीके से 3 महीने तक नारायण लाल, जो कि उसका ससुर था, राखी के साथ वही चीज करता था हमेशा। राखी धीरे धीरे तो पीड़ित तो थी, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाती थी। एक दिन हद तो तब हो गया जब नारायण लाल ठेके से अपने एक दोस्त को शराब के नशे में ला करके अपने घर पर लाता है, और घर पर लाने के बाद अपनी बहू राखी से कहता है कुछ अच्छी चीजें बनाओ खाने पीने के लिए। राखी इस पे थोड़ा ऐतराज करती है कि जब आपको किसी को बुलाना था तो मुझे और पहले बताना चाहिए, आप इतनी रात को तो घर पे आए हो, वो भी पूरा फुल नशे में, उसके बाद आप कह रहे हो कि ये कर दो वो कर दो। अब इस सारी चीजों पे थोड़ा ऐतराज राखी ने जैसे जताया, नारायण लाल दौड़ उठा उसको मारने के लिए जैसे दौड़ा तो इसका नारायण लाल के साथ इसका जो दोस्त आया हुआ था, ये थोड़ा छुड़ाव उड़ाव के चक्कर में, बीच बचाव के चक्कर में लग गया। लगने के बाद ये दोनों मिल करके राखी को कमरे में ले जाते हैं, और नारायण लाल और उसका दोस्त दोनों मिल करके राखी के साथ गलत काम करते हैं। राखी बड़ी परेशान थी। उसके बाद नारायण लाल इसके दोस्त बैठकर आराम से आंगन में ही चारपाई पर बीड़ी पी रहे थे और बातचीत कर रहे थे। अब इधर राखी डिसीजन नहीं ले पा रही थी क्या करना चाहिए इसको, लेकिन उस दिन उसके अंदर एक बड़ा रुद्र अवतार देखने को मिला। उसने एक धारदार चीज उठाया और पहले तो अपने ससुर नारायण को मारा, और नारायण लाल को जब मारने लगी तो उसका नारायण लाल का जो साथ वाला था वो तुरंत बाहर सीढ़ियों के रास्ते चढ़ता है, छत से पीछे कूद कर वो 9-2-11 फरार हो जाता है। इधर नारायण लाल का इसकी बहू राखी ने सर काट दिया। सर काटने के बाद प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया, बहुत ज्यादा नहीं, धड़ से अलग नहीं हो पाया लेकिन काट दिया, क्षति पहुंचाई। उसके बाद वहां से वो रोते हुए पहुंच जाती है थाने। थाने जब पहुंचती है, रात इतनी थी कि पुलिस वाले हैरान हो जाते थे। थाने पे ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, 2-4 लोग ही थे। जब राखी को देखते हैं, एक 35-36 साल की महिला को देखने के बाद पूरे पुलिस वालों की होश उड़ जाती है। देखते हैं क्या हुआ, क्या माजरा था। उसके बाद धीरे धीरे करके पुलिस वाले उसको आराम से बैठ के बातचीत करते हैं, समझाते बुझाते। सिर्फ राखी रो रही थी, उसके पास कोई शब्द नहीं था। पुलिस वालों ने काफी ज्यादा देर तक मशक्कत की, चूंकि जब तक राखी रो रही थी तब तक पुलिस वालों ने और भी बड़े अधिकारियों को, महिला कांस्टेबलों को वहां पे बुला लिया। सब कुछ पूछताछ करने के बाद राखी ने रो रो कर पूरी बातों को बताई, कैसे उसने घटना को अंजाम दिया, सब कुछ बताई। उसके बाद पुलिस वाले राखी को गाड़ी में बैठाते हैं। गाड़ी में बैठाने के बाद राखी के घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद देखते हैं नजारा तो सच में कुछ अजीब ही था। तुरंत पहले तो नारायण लाल की बॉडी को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और उसके बाद फिर राखी को यहाँ से थाने ले जाकर के इसके बयान लिए जाते हैं, पूछताछ किया जाता है। रात ही में पुलिस ने कॉल कर दिया श्यामलाल के पास, यानी कि राखी के पति के पास, कोलकाता। श्याम जब इस बात को सुनता है सच में बहुत हैरान हो जाता है। एक बार तो राखी के ऊपर बहुत नाराज होता है, लेकिन जब वो कोलकाता से आता है थाने पर, तो थाने पर जब पूरी बात पुलिस वालों ने सच्चाई बताई तो एक बार श्याम के भी पसीने छूट गए। उसने कहा साहब इसको छोड़ दो, इसने जो किया बहुत सही किया, शायद मैं होता तो मैं कब का कर चुका होता। मुझे सुनने के बाद अपने बाप के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, और इसने तो इतना दिन तक सहा है। पुलिस वालों ने देखा ठीक है कोई बात नहीं, इसको मामले को इन लोगों ने न्यायालय भेज दिया। न्यायालय भेजने के बाद वहां कार्रवाइयां चली, कुछ दिनों के लिए राखी को जेल भेज दिया गया। उसके बाद इसको रिहा कर दिया गया। रिहा करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चला। इधर बीच में ही जो श्याम की माता विंध्या थी, इनका भी देहांत हो चुका था। अब घर पे कोई नहीं है। अब श्याम अपनी पत्नी राखी को लेकर बाहर कोलकाता ही रहता है।
ये कहानी दोस्तों करीब कई साल पुरानी है। मैंने भी इसको जब सुना, पढ़ा, एनालिसिस किया तो मुझे लगा जागरूकता के माध्यम से एक बार मुझे आप तक ये कहानी पहुंचानी चाहिए, ताकि आपके अंदर जागरूकता आए, आप भी सीख सको कि सच में संसार, इस दुनिया में क्या हो रहा है। सास ससुर का नहीं हो रहा है, ससुर सास का नहीं हो रहा, बहू ससुर की नहीं, ससुर बहू की नहीं, मतलब चल क्या रहा है इंसानों के बीच में। इंसान तो इंसानियत भूल ही चुके हैं। तो जागरूकता के माध्यम से इस कहानी को समझना और बूझना, कहानी में बहुत सारी ऐसी कड़ियां छुपी हुई हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगी मेरे दोस्त। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी ही कहानी को लेकर, क्राइम स्टोरी या कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।